मेरा असली मकसद बीएमए का प्रेसिडेंट बनना नहीं है। मेरा इसका मकसद ये है कि मैं चूँकि सेक्रेटरी रहा हूँ और मुझे पता है इसमें कितना अंदर तक जा सकते हैं, कितना गंद है, कितना अच्छा है। क्योंकि बीएमए अपने आप में एक संस्था है, उद्योगपतियों की है, लेकिन यहाँ पे उद्योगपति नहीं होके बिना उद्योग वाले ही उस पर कब्जा किए हुए। दूसरा, उन्होंने अपने साथ में एक सिस्टम बना लिया कि उन्होंने अपना स्वार्थ सिद्ध करना है, उद्योगपतियों के बारे में कोई बात नहीं करनी। उद्योगों के हित में आज तक कुछ नहीं हुआ। मैं 17-19 में जब सेक्रेटरी रहा तो मैंने यहाँ पे जीएसएस बनवाया, जो यहाँ था नहीं। पावर सप्लाई की बहुत बुरी प्रॉब्लम थी, बार बार ट्रिपिंग होती थी, सारे इस टाइप के से थी। वो मेरे टाइम का अभी भी बन रहा है। वो आपने देखा होगा, पेट्रोल पंप से आगे बड़ा जीएसएस है, वो मेरा बनवाए हुआ। और मैंने यहाँ पे ऐसे 10-11 जीएसएस बनवाए भिवाड़ी के अंदर, क्योंकि यहाँ कोई बीएमए का आदमी प्रयास नहीं करता। 1-2 रुपये में सरकार ज़मीन देती है बिजली बोर्ड को, लेकिन फिर भी लोग उसका प्रयास नहीं करते, क्योंकि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कोई फैक्ट्री में ब्रेक डाउन है तो है, नहीं है तो नहीं है। ये क्यूमुलेटिव एफर्ट होता है और इसको करने के लिए एक व्यवस्थित प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया को करने के लिए आपको इतना एजुकेशन चाहिए, इतना कि उसके बारे में आप लॉ एंड ऑर्डर के बारे में जान सकें। ये सारी व्यवस्था करना बहुत आसान है अगर आप बीएमए के प्रतिष्ठित एसोसिएशन में आप मेंबर हैं या उस पर बैठे हैं। क्योंकि बीएमए की अपनी पावर इतनी है कि सीएम भी अगर हम मेल करते हैं तो सीएम हमें कॉल करके बात करता है। लेकिन अब क्या हो गया कि सबके अपने अपने स्वार्थ हो गए। कुछ लोग खरीद लेते हैं, फिर डिवीज़न कराते हैं, फिर बेचते हैं, आपको भी सबको, उसमें सब ऐसे ही चल रहा है। वो अपने काम कराते हैं, आपके बारे में कोई नहीं सोचता। हर इंडस्ट्री के पास पैसे लेटर आया होगा कि भाई आप इतने पैसे, इतने स्क्वायर मीटर के हिसाब से प्लॉट है आपका, इतना पैसा मैं दूँ। कोई उनसे ये नहीं पूछता कि भाई हम किस बात का पैसा दें, क्या सीईटी भी चालू है या बन गया है, नहीं बना है तो क्यों नहीं बना है, बनेगा तो कैसे बनेगा। उसकी एक डीपीआर बनती है सरकार के खाते में, पहले डीपीआर बनती है, उसकी कॉस्टिंग होती है, भाई इतने कॉस्ट लगेगी इसमें, फिर ये पैसे फंड कहाँ से जुटाया जाएगा, उसमें सरकार, केंद्र सरकार कितना देगी, राज्य सरकार कितना देगी, और पर्यावरण मंत्रालय कितना देगा, और इंडस्ट्री का एक आदमी कितना देगा। तो ये फिक्स करना पड़ता है, फिर उसके बाद में उस फंड के जुटाया जाता है। तो वो वन टाइम पेमेंट होती है जो इंडस्ट्री एक बार देती है। वो तब देगी जब सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड आए, 50% वहाँ से आए, 25% स्टेट गवर्नमेंट दे, इधर उधर से फंड आए, और फिर बैलेंस को वो कहते हैं भी अब आपका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। आपका कंट्रीब्यूशन इसलिए होना चाहिए कि आप अगर उसमें पैसा लगाते हैं, आपका पैसा लगता है और वो मिसयूज़ होता है या ठीक काम नहीं करता, तो आपको दर्द होगा। आप उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो जो बीएमए है या बीसीसीआई है, बीआईए है, इनका कर्तव्य ये है कि वो उस एसपीवी से, जो स्पेशल पर्पस व्हीकल बना है, उससे कुछ आप पूछें भी हमारा पैसा आपके पास जा रहा है, ये कैसे चला रहे हो। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पे अभी वो बनी नहीं है, सिर्फ ज़मीन अलॉट हुई है। आपसे 10-10, 20-20 हज़ार, लाख रुपए अगर ले भी लिया तो उससे वो प्रोजेक्ट बनने वाला नहीं है। सीधी सी बात है, क्योंकि ये हज़ारों, 100-150 करोड़ का प्रोजेक्ट है। तो आदमी, इंडस्ट्रीज कितना दे सकता है, 1 टाइम दे देगा, 2 टाइम दे देगा, 3 टाइम दे देगा, लेकिन वो उतना फंड नहीं होगा जिससे कि वो बन सके। कि हम सरकार के ऊपर दबाव बनाएं कि आप कैटलिस्ट हैं, आप प्रॉपर्टी डीलर नहीं हैं। कैटलिस्ट का मतलब होता है कि आप डेवलपर हैं, आपने हमें प्लॉट दिया, आप हमें ये चीज़ डेवलप करके दीजिए। सड़कें हैं, नालियां हैं, बिजली है, सीटीपी का प्लांट है। अब आपने प्लॉट बेच दिया, हमने खरीद लिया, सीटीपी है ही नहीं, तो हमारा पानी कहाँ जाएगा, या तो सड़क पर जाएगा, या गली में जाएगा, या किसी के घर में घुसेगा। क्योंकि इंडस्ट्री में पानी की ज़रूरत है, तो इंडस्ट्री को पानी तो चाहिए।
चाहिएगा तो उसका इफ्लुएंट निकलेगा भी। अब हमारी ड्यूटी ये बनती है, जो सामाजिक संस्थाएं या एसोसिएशन जो उनका ये कर्तव्य बनता है कि वो सरकार पे दबाव बनाए कि नहीं पहले आप ये बना के दीजिए। क्योंकि कोई भी बिल्डर जब कोई कॉलोनी डेवलप करता है तो वो आपको पूरा इंफ्रा देता है। अब ये रीको क्योंकि स्वायत्त संस्था है और सरकार की है, तो वो पहले हमें CETP बना के दे। हमें पता नहीं है वो फंड कहाँ से लाए। हमसे जो लेना है वो वन टाइम ले लो। पहली बात तो ये, हमसे जब प्लॉट हमें दिया गया, जब हमें दिया तो उसमें इनके चार्जेस सब लगाए हुए हैं और वो हम दे रहे हैं। जब प्लॉट दिया आपने लगा दिया इसमें इतना सड़क का, इतना ये, इतना, इसीलिए ये रेट ये होगा। ये जब सब हो गया तो फिर आप हमसे क्यों मांग रहे हो? फिर भी चलो हम यहाँ इंडस्ट्री चला रहे हैं, सोशल कंट्रीब्यूशन हम दे सकते हैं, लेकिन वो वन टाइम टू टाइम होना चाहिए। बाकी आप इसको बनाइए, फिर उसके बाद किसी संस्था को दीजिए चलाने के लिए, चाहे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को दीजिए, चाहे SPV उन्हीं लोगों की बनाइए। और एसोसिएशन जो है वो उससे सवाल पूछ सके, मेरे उद्योगपति आपको इतना पैसा साल का देते हैं, इसका आप हमें हिसाब किताब दो। तो अब यहाँ क्या घालमेल हो रहा है कि एसोसिएशन और CETP के लोग एक ही हो गए, मिल गए। क्योंकि BMA में मेरे जैसा कोई बैठता है वो सवाल पूछता है, तो क्या करो कि भैया दोनों जगह कब्जा अपना कर लो। अब यही अब किया हुआ है, इस इलेक्शन में भी वही है। पिछली बार भी मैं इलेक्शन लड़ा, थोड़े मतों से हारा मैं। अगर ये ट्राइएंगल होता तो मैं जीता हुआ था। पिछली बार ट्राइएंगल नहीं था तो वो ये जो बृजमोहन मित्तल और मुकेश जैन, चौहान साहब, ये सब एक हो गए तो मुझे हरा दिया। इस बार इन्होंने सोचा इसको ऐसे तो इस बार जीतेगा नहीं, 15 दिन में इतनी वोट लिया आया, तो इस बार क्या करेगा? तो वो 3 जगह हो गए, 2 ग्रुप बना दिए, एक वहाँ है एक वहाँ, एक चेयरमैन डायरेक्टर और प्रेसिडेंट वहाँ है, एक तरह MD और डायरेक्टर उधर है, और DVS राघव अकेला है। तो इसको फिर हरा, क्योंकि इसकी वोट कट जाएंगी और ये फिर हार जाएगा, क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई आदमी हमसे क्वेश्चन करे। तो मेरा आपसे यही निवेदन है, आप अपने अड़ोस से, पड़ोस से, अपने भाइयों से, उद्योगपतियों से बोलिए कि अगर आप अपना हित चाहते हैं, मैं अपना नहीं कह रहा, क्योंकि BMA में कोई पैसा नहीं है जिसे आप खा सकते हैं। BMA में तो इतना है कि या तो कंट्रीब्यूशन आपसे लेके कोई काम कराया जाएगा, अदरवाइज 2000 रुपये फीस होती है साल की। उसमें खर्चे, बिजली का बिल, ऑफिस का खर्चा, कोई आ गया उसका मान सम्मान, इतना ही होता है। बाकी हम वहाँ फंक्शन भी करते तो आप जैसे लोगों से बुलाते हैं, भैया ये खाने का अरेंजमेंट आप कर दो 20,000 रुपये का। उसमें पैसा नहीं है। पैसा कहाँ है? CETP में है कि वहाँ से फंड आ रहा है और आपको वहाँ नज़दीक नहीं आने दिया जा रहा, आप कुछ क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, इसलिए मज़े से उसको करोड़ों रुपए को आराम से हजम कर रहे, खा रहे। मेरे को इतना पता है, बास मोहम्मद ने जब वो प्लेटफार्म बनाया, CPT की जो स्लज थी, जो मिट्टी गंद यहाँ से उदयपुर जाती थी, वो उसकी फाउंडेशन बना के उसके प्लेटफार्म के नीचे दबा दी गई और उसके बिल वो बास मोहम्मद के नाम से पास हो के वो पैसा गया, जबकि उसने सिर्फ 2 ट्रक मिट्टी उसमें डाली। मतलब इतना घपला है। ये लड़ाई BMA के प्लेटफार्म की नहीं है, ये लड़ाई साली BMA CEPT की है कि कोई आदमी वहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए जो सवाल पूछे। इसलिए राघव को यहीं रोक दो। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो पैसा आपका दिया हुआ है वो पैसा सही जगह पे लगे। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपने अड़ोस में, पड़ोस में उनको बताइए कि भाई ये पैसा जो खर्च हो रहा है इसका हिसाब तो पूछिए। अब देखो इन्होंने कितना घालमेल किया है कि एक के साथ में BMA का प्रेसिडेंट है और वो डायरेक्टर है CETP का, उसके साथ उसका संरक्षक कौन है? चेयरमैन है। वो चेयरमैन किसका है? CETP का। एक ग्रुप हो गया। सुरेंद्र चौहान चेयरमैन है, जसबीर सिंह चौधरी जो है वो प्रेसिडेंट है और वही डायरेक्टर है। दूसरी तरफ कौन है? मैनेजिंग डायरेक्टर CETP बृजमोहन मित्तल है और मुकेश जैन डायरेक्टर है। अब इनका ये कोई भी जीतो कोई भी हारो, हमारे हाथ में ही रहेगा जो भी कुछ रहेगा, लेकिन राघव नहीं आना चाहिए सामने। अब उन्होंने पूरी फोर्स लगा रखी है
मेरे अपने रिलेटिवों को तोड़ रखा है, सिर्फ इसलिए कि भाई इसके साथ नहीं घूमना। पर फिर भी मैं 2000 से ऊपर इंडस्ट्रियलिस्ट से डायरेक्ट ऐसे इंटरेक्शन कर सकता हूँ, कर चुका हूँ जैसे आपसे कर रहा हूँ। उनको मैं बता चुका हूँ कि ये चीज़ है, आप अब बताइए वोट किसको देंगे। अब मैं अंदर तो घुस नहीं सकता, लेकिन उन्होंने मुझे अश्योर किया है कि हम आपको वोट देंगे। और मैं ये गारंटी से कहता हूँ कि ये 100% मैं जीतूँगा। अभी तक घबराए हुए हैं कि किसी तरह से बैठ जाए। कल ही मैसेज आया मेरे पास में कोई 10-20 लाख रुपए लेकर बैठ जाए, यहाँ तक लोग बैठे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपको एजुकेट करना मेरा काम है। मैं आपको जहाँ घपला हो रहा उसके बारे में बता सकता हूँ, लेकिन मैं आपकी वोट नहीं डाल सकता। वो वोट आपको डालनी है, मत आपका है, आप स्वतंत्र हैं। आप मेरे को, मैं अच्छा नहीं लगता मत दो, अब जो अच्छा लगता है उसको दीजिए। लेकिन सोचिए कि फिर अगले 2 साल तक यही पोजीशन रहेगी, ऐसा ही होगा और ऐसा ही होता रहेगा, क्योंकि फिर डीवीएस राघव दोबारा नहीं आएगा कभी। क्योंकि ये मेरा दूसरा इलेक्शन है। हालांकि मैं हार नहीं मानता, पर फिर भी आदमी की एक अपनी कैपेसिटी होती है।